हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस एंड बैंकिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ करंट अफेयर जो कि अगस्त 2023 से संबंधित है। और इसके माध्यम से हम देखेंगे कि जो अगस्त 2023 में घटनाएं घटी उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो अगस्त 2023 की जो राष्ट्रीय घटनाक्रम पहली घटना है वो ये है कि 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संदेश। दोस्तों, ये बात की जा रही है किसकी? स्वतंत्रता दिवस की, जिसकी पूर्व संध्या पर जो भारत की राष्ट्रपति हैं उन्होंने क्या किया? राष्ट्र को संबोधित किया। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बनता है कि ये कौन सा स्वतंत्रता दिवस था जिसका आयोजन किया गया, कब? अगस्त 2023 में। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, जो राष्ट्रपति जी ने राष्ट्र को संदेश दिया उसमें बहुत सारी उपलब्धियां जो राष्ट्र की थी वो बताई गई कि हमने ये अचीव किया है ना। और इसके माध्यम से हम ऐसा कार्य करेंगे जिससे हमारा देश आगे बढ़े। उसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी वो थी कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसके गठन करने की बात की गई है। और जो ये फाउंडेशन गठित होगा ये 50,000 करोड़ की राशि अपने में समाहित किए होगा। इसके माध्यम से देश में जो विश्वविद्यालय हैं या अनुसंधान संस्थान है उनको रिसर्च के लिए अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो इस फाउंडेशन, है ना, इसके तहत क्या होगा? राशि प्रदान की जा सकती है। अर्थात देश में जो अनुसंधान बढ़ाने के लिए ये एक सराहनीय कदम है। उसके बाद दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि 15 अगस्त के दिन जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो क्या करते हैं? लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? राष्ट्र को संबोधित किया। और इनका ये संबोधन 68 मिनट चला। ठीक। अब इससे संबंधित जो प्रश्न परीक्षाओं में आ सकते हैं वो कौन कौन से थे? एक तो ये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, याद रखिएगा, है ना। और कितने मिनट भाषण चला ये वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 68 मिनट का संबोधन रहा। ठीक है। चलिए अगली खबर देखते हैं। दोस्तों, अगली खबर है मानहानि से संबंधित। दोस्तों, एक सांसद हैं देश में वायनाड संसदीय क्षेत्र से, राहुल गांधी जी। तो उनको क्या कर दिया गया था? उनको मानहानि के मामले में 2 वर्ष की सजा प्राप्त हुई थी। सजा प्रदान की गई थी किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा। तो जब किसी सांसद को 2 या अधिक वर्ष की सजा मिल जाती है तो उसकी संसद की सदस्यता रद्द हो जाती है ना। तो जो मेन पॉइंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत सदस्यता जाती है। ठीक। तो इससे संबंधित प्रश्न कैसे बन सकता है? इससे संबंधित प्रश्न ऐसे बन सकता है कि किस अधिनियम के तहत लोकसभा सदस्य की सदस्यता जा सकती है, या अगर उनको हटाने से संबंधित क्रियान्वयन किया जाता है, कोई गतिविधि गतिविधि की जाती है तो वह किस अधिनियम के तहत की जाएगी। तो उस अधिनियम का क्या नाम है? उस अधिनियम का नाम है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद इनकी सदस्यता जो है वो बहाल कर दी गई, लेकिन अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ठीक है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगली खबर यह है कि जुलाई 2023 में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ध्वनि मत से क्या हुआ? निरस्त हो गया। ठीक, निरस्त हो गया। और दोस्तों, जो ये लाया गया था ये संसद के नियम 198 के तहत लाया गया था। यह अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है जब ऐसा लगता है कि सरकार के पास पर्याप्त संख्या नहीं है सरकार में बने रहने के लिए, है ना, सत्ता में बने रहने के लिए। तो सरकार को क्या होता है? विश्वास प्रस्ताव लाकर इसको चुनौती दी जाती है। मतलब जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है उसके विरोध में फिर सरकार क्या करती है? विश्वास प्रस्ताव लाती है और ये साबित करती है कि हमारे पास पर्याप्त जनमत है। ठीक है। चलिए अब दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये क्या है कि ओबीसी उप वर्गीकरण हेतु रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। ठीक।
दोस्तों ये हैं जस्टिस रोहिणी, और इनकी अध्यक्षता में एक रोहिणी आयोग का गठन किया गया था। इन्होंने क्या किया है, ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए अपनी रिपोर्ट दी है, क्योंकि इसीलिए इनको गठित किया गया था। एक्चुअल में क्या दोस्तों कि सेंट्रल लेवल में जो ओबीसी वर्ग है उसको 27% आरक्षण प्राप्त है, और ओबीसी में लगभग ऐसा कहा जाता है कि 4100 जातियां शामिल हैं। लेकिन कई ऐसे सर्वेक्षण सामने आए, और जो सर्वेक्षण थे मेनली ऐसे थे कि जो केंद्रीय सेवाएं थी उसमें प्रतिनिधित्व की बात की जा रही थी, तो उसमें कुछ जातियों का प्रतिनिधित्व अच्छा था। मतलब जैसे 100 लोग हैं ना, तो कुछ जातियां जो हैं, मान लीजिए 20 जातियां हैं, इन्होंने क्या किया, इन 100 में से 50 सीट ले ली, और बाकी 50 सीटों में 4000 जातियां हैं। तो ये जो विषमता है इसका अध्ययन करने के लिए तथा इस विषमता को दूर करने के लिए कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है, जैसे सभी लोगों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, तो उसके लिए क्या कहा, एक आयोग का गठन किया गया था, उसको रोहिणी आयोग कहा गया। और ये आयोग क्या करेगा, अनुशंसा देगा कि जो ये 27% है ना, इसका उपवर्गीकरण किया जाए, अर्थात कुछ उनके पक्ष में किया जाए, जिससे जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है उनका भी प्रतिनिधित्व हो सके। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं। दोस्तों अगली खबर है, नौसेना हेतु 5 फ्लीट शिप निर्माण हेतु हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ अनुबंध किया गया। किसने किया, रक्षा मंत्रालय ने। ठीक, अब देखिए ये सब जो है ना, सपोर्ट शिप, फ्लीट सपोर्ट शिप, ये सब टेक्निकल टर्म है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक, सीधा प्रश्न बन सकता है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहां है, तो कहां है दोस्तों, ये है विशाखापट्टनम में। ठीक, ये देखिए ऐसे शिप बनती हैं कहां, शिपयार्ड लिमिटेड में। ठीक, और दोस्तों विशाखापट्टनम ये रहा, और ये है कहां, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक, जैसे गार्डन रीच शिपयार्ड बिल्डर्स लिमिटेड कोलकाता में है ना, और मझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड कहां पर है, मुंबई में। उसी प्रकार हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहां होगा, विशाखापट्टनम में। ठीक, ये तीनों तथ्य थे। फिर दोस्तों अगली खबर है जिलों से संबंधित, कि देश में जो टॉप 3 राज्य हैं, जिनमें जिलों की संख्या क्रमशः कितनी है, 75, 55 और 53। ठीक, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है 55 जिले, और राजस्थान में है 53 जिले। चलिए अगली खबर देखते हैं। दोस्तों अगली खबर है कि सभी भाषाओं में केरल का नाम केरलम करने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित। किसकी विधानसभा में, केरल की विधानसभा में। ठीक, दोस्तों यहीं पे केरल है नीचे, तमिलनाडु के नीचे, तो यहाँ की विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया है कि सभी भाषाओं में जो केरल नाम है उसका नाम कर दिया जाए केरलम। ठीक, चलिए इसके लिए क्या होगा, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ना, वहां संशोधन किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं। दोस्तों अगली खबर है, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण विधेयक 2023 ये संसद में लाया गया है, जो कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 का स्थान लेगा। दोस्तों 1969 में तकनीकी का स्तर कुछ और था। जब लोगों की मृत्यु होती थी या किसी का जन्म होता था, तो जो सरकार के पास पंजीकरण कराया जाता था उसकी विधि अलग होती थी। लेकिन वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि तकनीकी का विकास उच्च स्तर पर हो चुका है, तो उसके हिसाब से व्यवस्था बनाने के लिए ये विधेयक संसद में लाया गया है। कोई सीधे प्रश्न इसमें नहीं बन सकता, लेकिन बहुत सारे तथ्य जो होते हैं वो सपोर्टिव रहते हैं हमारी अगली इंफॉर्मेशन के लिए। तो बेसिक तौर पर आप इसको एक माइंड में रखिएगा कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण विधेयक 2023 संसद में आ चुका है। ठीक है, अभी ये विधेयक है, ये अधिनियम नहीं बना है। दोस्तों अगली खबर है, चुनाव आयुक्तों के चयन हेतु समिति में पीएम, लोकसभा का विपक्ष का नेता, कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा में विधेयक लाया गया। दोस्तों क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, और उस ऑर्डर के तहत उन्होंने कहा था कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन जो होते हैं ना, तथा दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनका चयन अब कौन करेगा, अब संसद नहीं करेगी, बल्कि कौन करेगा,
संसद या राष्ट्रपति करते थे पहले, अब एक त्रिसदस्यीय समिति करेगी। और ये समिति में कौन कौन होगा? एक पीएम होंगे, एक होंगे लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन, है ना, और तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 3 लोग होंगे। ऐसा किसने कहा था? ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था। उसके बाद क्या है, सरकार ने एक विधेयक पारित किया जिसके तहत सरकार ने यह कहा कि जो अब चलिए जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनका जो चयन किया जाएगा उस समिति के द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के स्थान पर कौन हो जाएंगे? एक कैबिनेट मंत्री। ठीक, यहीं पे बात आती है ना न्यायिक सक्रियता, न्यायिक अति सक्रियता जो हो जाती है कि जैसे कि जो सरकार के 3 अंग हैं कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका का कार्य क्या है? नियम बनाना, नियम कानून बनाना। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया? न्यायपालिका ने नियम बना दिया ना कि भाई ये करो, तो उसको चैलेंज करके क्या किया? विधायिका ने जो ये नई समिति का गठन कर दिया है। ठीक, तो जो नई समिति होगी उसमें कौन कौन होगा? उसमें प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे और एक कैबिनेट मंत्री होंगे। ठीक है, चलिए अगली खबर। अगली खबर है दोस्तों कि कूनो नेशनल पार्क में चीता परियोजना लागू की जाएगी तथा नामीबिया व दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए जाएंगे। ठीक, ये कूनो नेशनल पार्क जो है दोस्तों वो मध्य प्रदेश में है, श्योपुर में। तो भारत से चीते जो है विलुप्त हो गए थे, उन्हें पुनः बसाया जा रहा है। कहां से? नामीबिया से लाके और दक्षिण अफ्रीका से लाके। वो कहां लाए जाएंगे? वो लाए जाएंगे कूनो नेशनल पार्क में। ये कहां है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहां? श्योपुर जिले में। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं दोस्तों। अगली खबर है चंद्रयान 3 से संबंधित। चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग हुई। ठीक है, कब हुई? 23 अगस्त 2023। कहां? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, ये इसरो के निर्देशानुसार पूरा कार्यक्रम हुआ और ये विश्व का चौथा देश बन गया भारत। कहां? चंद्रमा में सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला। और दोस्तों जो हमारा उपग्रह गया था, जो भेजा गया था वहां, उसमें लैंडर था विक्रम। ठीक, ये है लैंडर। ठीक है, ये था विक्रम। और जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। अर्थात यहां से निकल के फिर एक रोवर होगा जो यहां चक्कर लगाएगा और रिसर्च करेगा। ठीक है, उसका नाम था प्रज्ञान। विक्रम लैंडर था, प्रज्ञान रोवर था। और इसी उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि 23 अगस्त का दिन जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, अब जहां पे लैंडर उतरा ना उसको क्या कहा गया? उसको शिव शक्ति स्थल कहा गया या शिव शक्ति पॉइंट। इसे शिव शक्ति पॉइंट कहा गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों चंद्रयान 2 जो है वो 2019 में गया था, लेकिन वो असफल हो गया था। मतलब लैंडिंग प्रॉपर नहीं हो पाई थी। जहां पर चंद्रयान 2 टकराया था उसे क्या कहा जाएगा? उसे तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 2 सितंबर 2023 के दिन हमने फिर क्या किया? आदित्य L1 एक सौर मिशन हेतु एक उपग्रह प्रक्षेपित कर दिया। ठीक है, अब इससे संबंधित तथ्य कौन कौन से हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? एक तो 23 अगस्त, ठीक, फिर एक दक्षिणी ध्रुव, एक क्रम। कौन सा क्रम है? कौन सा क्रम है भारत का चंद्रमा में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला? फिर रोवर, लैंडर, क्या नाम है ना, और फिर जो अपने पॉइंट है शिव शक्ति पॉइंट, तिरंगा पॉइंट, ये सब इंपॉर्टेंट है। और फिर ये इंपॉर्टेंट है कि आदित्य L1 जो मिशन है वो किससे संबंधित है? एमपीपीएससी में एक बार ये प्रश्न आ चुका है ना। चलिए अगली खबर देखते हैं दोस्तों। अगली खबर है अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित। उसमें जो पहली खबर है कि पूर्व पाकिस्तान पीएम इमरान खान चुनाव हेतु आयोग। दोस्तों हमारे देश में जो पाकिस्तान है वहां ये नाटक चलता रहता है, तो हो सकता है कि कभी ये प्रश्न पूछा जा सके कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री को चुनाव हेतु आयोग घोषित कर दिया गया है।
वो कौन सा देश है? पाकिस्तान। ठीक, वहां के पीएम जो है इमरान खान, ये क्रिकेटर रहे पहले, बाद में पॉलिटिशियन बन गए। इससे ज्यादा इसमें चर्चा नहीं करनी, ठीक है। चलिए अगली खबर। दोस्तों अगली खबर है कि पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर में सैन्य विद्रोह 26 जुलाई के दिन हुआ और राष्ट्रपति बैज़ौम गिरफ्तार कर लिए गए, है ना। और ये घटना जब हुई नाइजर में, उसके बाद क्या हुआ कि अफ्रीकी यूनियन जो है ना, उसने नाइजर की सदस्यता रद्द कर दी। बोले अब आप संघ का हिस्सा नहीं हो। तो क्या हुआ, यहाँ ये दोस्तों नाइजर देश है, यहाँ पे जो निर्वाचित सरकार थी उसको हटाकर क्या हुआ, तख्ता पलट कर दिया गया, सेना ने कब्जा कर लिया। और उसके साथ ही बुर्किना फासो, गिनी, माली के पश्चात चौथा देश हो गया जहां सैन्य विद्रोह हुआ है अफ्रीका में। तो ये चारों नाम याद रखिएगा, मेनली नाइजर, और उसके बाद बुर्किना फासो, गिनी और माली। इन देशों में क्या हुआ है, इन देशों में सैन्य तख्ता पलट हुआ है। ठीक है, सेना ने क्या किया है, अधिकार और शक्ति अपने हाथ में ले ली है। चलिए फिर दोस्तों बात करते हैं ब्रिक्स की, है ना। तो दोस्तों 15वां ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन है वो जोहान्सबर्ग कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे साइरल रामाफोसा, उन्होंने घोषणा की कि इसमें 6 नए सदस्य जुड़ने वाले हैं, इसमें ब्रिक्स में। ठीक, और दोस्तों ये 15वां था, तो 16वां सम्मेलन होगा वो कहां होगा, रूस में होगा 2024 में। ठीक, अब देखो ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स जो है 2009 में गठित हुआ था, है ना, ब्रिक के नाम से, BRIC। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ गया, ब्रिक्स हो गया। 2011 से क्या हो गया, प्रॉपर ब्रिक्स बन गया, है ना। तो जो ये ब्रिक्स है इसके बारे में देखिए, ये विश्व की 42% जनसंख्या अपने में समाहित किए हुए है, 23% विश्व की GDP, 30% एरिया। ये बहुत बड़ी बात है ना। ये देखिए जनसंख्या क्या 42%, GDP का 23%, क्षेत्रफल का 30% और व्यापार का 18%। ये व्यापार अभी थोड़ा कम है, इसको हम लोग कर लेंगे। अब जनसंख्या देखिए 42%, मतलब टेक्निकली का 40% माने, तो 10 में से 4 व्यक्ति कहाँ के हैं, ब्रिक्स के हैं, है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण संगठन है, भारत इसका जो स्थापना के दौरान से सदस्य है। ठीक, इसमें सीधे पूछ सकता है क्या, 15वां विश्व ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन कहां हुआ, 16वां कहां होगा, है ना। चलिए अगली खबर देखते हैं। दोस्तों अगली खबर है कि पीएम नरेंद्र मोदी की ग्रीस यात्रा। ठीक, और ग्रीस के जो पीएम है कौन, मित्सोटाकिस से भी मुलाकात हुई। ये हैं भारतीय प्रधानमंत्री और ये हैं ग्रीस के प्रधानमंत्री। फिर जब मोदी जी गए वहां, कहां गए, ग्रीस, यूनान पुराना नाम है, तो वहां का जो सर्वोच्च सम्मान है, क्या नाम है, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। ये उनको प्रदान किया जाता है जिन्होंने ग्रीस के सम्मान में वृद्धि की है। तो ये प्रदान किया गया किसे, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर जो सम्मान प्रदान किया गया वो किस देश द्वारा प्रदान किया गया या किसे प्रदान किया गया। ठीक है, ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों चंद्रमा पर रूस का लूना 25 मिशन भेजा गया था जो कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया और क्षतिग्रस्त हो गया। अगर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न में यह पूछा जा सकता है कि हाल ही में भेजा गया लूना 25 चंद्र मिशन जो सफल नहीं हो पाया किस देश से संबंधित है, तो किस देश से संबंधित है, यह है रूस से संबंधित। ठीक है, चलिए फिर अगला है, हुन मनोट जो है कंबोडिया के नए पीएम बने। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हुन मानेट हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, कंबोडिया के। कंबोडिया कहां स्थित है दोस्तों, ये है हमारा भारत। ठीक, ये हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, यहाँ पे फिर से भारत है, और भारत के नीचे म्यांमार,
म्यांमार के नीचे थाईलैंड और थाईलैंड के नीचे है कंबोडिया। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं दोस्तों। अगली खबर है आर्थिक खबरों की बात है। तो भारतीय जीडीपी के बारे में बात की जा रही है कि 2021 में जो भारतीय जीडीपी की विकास दर रही वो -5.8% रही, संकुचित हुई कोरोना की वजह से। फिर 21-22 में हमने 9.1% की दर से वृद्धि की तथा 22-23 में हमने 7.2% की दर से वृद्धि की है। कई बार पूछ लेता है ना कि कोरोना काल में बच्चे कितने सचेत थे, है ना, उससे उभर के बाहर आ गए कि नहीं आ गए। तो कभी मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 2021 में भारत की जो विकास दर थी वो कितनी थी जीडीपी की, तो -5.1%। उसके बाद कितनी हो गई, उसके बाद 9.1 और उसके बाद 7.2%। ठीक है, फिर दोस्तों बात की गई है जन धन योजना की, जिसके 9 वर्ष पूरे हो गए। कब, 23 अगस्त 2014 में ये शुरू की गई थी और 23 अगस्त 2024 को 9 वर्ष पूरे हुए, सॉरी 23 को। ठीक है, अब दोस्तों जन धन योजना के बारे में आप याद रखिएगा, इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। किससे संबंधित, ये बैंक में खाता खुलवाने से संबंधित है ना। तो इससे क्या होगा, इससे दोस्तों वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक, सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी, ये है मोदी जी, इन्होंने शुरुआत की जन धन योजना की, है ना। ये क्वेश्चन बन सकता है कि शुरुआत कब की गई थी, वर्तमान में लगभग कितने खाते खोले जा चुके हैं। अगर मान लीजिए कोई पूछ लिया तो लगभग 50 से 55 करोड़ के बीच का जो भी फिगर होगा उसे आप लगा सकते हैं उत्तर के रूप में। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं दोस्तों अगली खबर है कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 एक रिपोर्ट जारी की गई है, किस नाम से, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 के नाम से। इसमें दुनिया की 500 कंपनियों का वर्णन किया गया जो भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करेंगी। ठीक है, उसमें से भारत की 8 कंपनियां थी। उन 8 कंपनियों में दोस्तों 3 जो कंपनियां थी वो निजी क्षेत्र की थी और 5 कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र की थी। जो निजी क्षेत्र की कंपनियां थी वो कौन कौन थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, है ना, अंबानी जी वाली। दूसरी टाटा ग्रुप के बारे में आप जानते ही हैं, है ना। और तीसरी जो कंपनी है वो है राजेश एक्सपोर्ट। 3 कंपनियां जो कि निजी क्षेत्र की हैं, कौन कौन सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा और राजेश एक्सपोर्ट्स। इसके अलावा जो 5 कंपनियां हैं वो कौन सी हैं, वो है सार्वजनिक क्षेत्र की। कौन कौन सी, इंडियन ऑयल, एलआईसी, ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम और एसबीआई। इन 8 कंपनियों को जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 है उसमें स्थान मिला है। किस देश की तरफ से, भारत की तरफ से। ठीक है, 8 कंपनियां हैं। दोस्तों दुनिया की बात करें तो टॉप 3 कंपनियां कौन सी हैं, एक है वॉलमार्ट जो कि यूएसए की कंपनी है, दूसरी है सऊदी अरामको, ये पेट्रोकेमिकल से संबंधित है, और तीसरी है स्टेट ग्रिड, ये चीन की कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी और ऊर्जा से संबंधित है ना। ये वॉलमार्ट का नाम याद रखिएगा और भारत की जो ये 8 कंपनियां हैं इनको रफली पढ़ लीजिएगा। कभी ये क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन सी कंपनी जो है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 का हिस्सा नहीं है। ठीक, और दोस्तों जो ये 500 कंपनियां है ना उसमें 142 कंपनियां चीन की हैं, 136 कंपनियां संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं और 41 कंपनियां जो हैं जापान की हैं। भारत की मात्र 8 कंपनियां हैं। अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है ना, आपको भी और हमको भी। फिर बात करते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड की। अब इसे महारत्न का दर्जा दे दिया गया है। ठीक, पहले नवरत्न थी, अब क्या हो गई है, महारत्न कंपनी हो गई है। ये देखिए क्या है, ये है ऑयल इंडिया लिमिटेड का लोगो, है ना। तो अब दोस्तों महारत्न जो कंपनियां हैं उनकी संख्या हो गई है 13 और जो नवरत्न कंपनियां हैं उनकी भी संख्या कितनी हो गई है, उनकी भी संख्या 13 हो गई है। ठीक है, प्रश्न सीधे तौर पर बन सकता है कि वर्तमान में देश में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है।
वर्तमान समय में देश में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया? ठीक है, तो आप सीधे लगा सकते हैं उसमें ऑयल इंडिया लिमिटेड को। ठीक है, फिर दोस्तों अगली जो खबर है वो है एनसीईआरटी से। इसका गठन किया गया था 1961 में और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये तो 1961 से है। अभी क्यों चर्चा में आ रही है? अभी इसलिए चर्चा में आ रही है कि इसे केंद्र सरकार द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, इसलिए ये चर्चा में है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में किस संस्थान को, किस शिक्षण संस्थान को, किस शिक्षण स्वायत्त संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया? तो वो हो जाएगा एनसीईआरटी। दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी या गठन किया गया था 1961 में। ठीक है, फिर एक WCCB वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल, CENTROL कंट्रोल ब्यूरो। दोस्तों जो वन्य जीव से संबंधित अपराध होते हैं उनको रोकने के लिए WCCB की स्थापना की गई थी। इससे संबंधित जो है हो सकता है कि फुल फॉर्म पूछ ले या ये पूछ ले कि WCCB का संबंध किससे है ना? तो ऑप्शन ऐसे ऐसे देगा, सॉफ्टवेयर से संबंधित अपराध को रोकना, है ना, आर्थिक अपराध रोकना। तो इसमें हो जाएगा क्या? वन्य जीव संबंधी अपराधों को रोकना। अभी मैं 4 ऑप्शन नहीं बना पा रहा हूं। ठीक है, चलिए अगली खबर। दोस्तों अगली खबर है कि जो न्यायमूर्ति कौन, हाँ ठीक है, जो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं इनको एनजीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, एनजीटी के बारे में आप जानते होंगे, एनजीटी एक्ट के तहत 2010 में गठन किया गया। पर्यावरण से संबंधित जो भी मामले होते हैं उनका त्वरित निपटारा हो जाए, न्यायालयों में क्या हो, मामलों की भीड़ ना बढ़े, इसलिए क्या है एनजीटी की स्थापना की गई थी। तो जो एनजीटी के प्रमुख बन गए हैं वो कौन बन गए हैं? प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, सीधे तौर पर प्रश्न बन सकता है। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है दोस्तों नियुक्तियों से संबंधित कि नीलकंठ मिश्र जी जो हैं उनको UIDAI का प्रमुख नियुक्त किया गया है। और UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग क्या है आधार के नाम से जानते हैं, है ना? तो इनके प्रमुख कौन बन गए? इनके प्रमुख बन गए हैं नीलकंठ मिश्र। ठीक है, तीसरी खबर है दोस्तों नियुक्ति से संबंधित परमिंदर चोपड़ा जी, इनको पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। ठीक, सिंपल क्वेश्चन बनेगा, फैक्चुअल चीज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, याद रखिएगा नाम परमिंदर चोपड़ा। ठीक है, फिर जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ये याद रखिएगा, जमा नहीं है, ये जया है। ठीक, जया वर्मा सिन्हा, सीधा प्रश्न बनेगा हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो कौन हो जाएंगी? जया वर्मा। ठीक है, चलिए अगली खबर। दोस्तों अगली खबर है कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं इनको लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? पुणे में स्थित लोकमान्य ट्रस्ट द्वारा। ठीक, ये रखिएगा, तिलक किसको? मोदी जी को तिलक लगी, मतलब लगाया गया किसके द्वारा? जो लोकमान्य ट्रस्ट है उसके द्वारा। ठीक है, फिर दोस्तों मिस डीवा यूनिवर्स जो है वो श्वेता शारदा बनी है इंडिया की। ठीक है दोस्तों, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड की बात करते हैं। तो 69वें राष्ट्रीय, सॉरी फिल्म फेयर की बात नहीं है, माफी चाहूंगा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात है ना? और जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसके तहत जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया वो रॉकेटरी को दिया गया, है ना? ये आर माधवन, ये इसमें एक्टर भी थे और क्या थे? डायरेक्टर भी थे। ये इसरो के साइंटिस्ट के बारे में है जिनको क्या हुआ था, जिनको जेल में डाल दिया गया था कॉन्स्पिरेसी के तहत। बाद में न्यायालय ने क्या किया, उनको एक्विट कर दिया। उन्हीं पर ये फिल्म बनी थी रॉकेटरी। ठीक, जो सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार प्रदान किया गया वो अल्लू अर्जुन को प्रदान किया गया। किसके लिए? पुष्पा के लिए, है ना? एक डायलॉग इनका था, झुकेगा नहीं साला, इसीलिए
फोटो आधी है ना। फिर जो एक्ट्रेस है वो किसे किसे, आलिया भट्ट को और कृति सेनन को, आलिया भट्ट को गांगूबाई के लिए और कृति सेनन को मिमी के लिए प्रदान किया गया। कुछ नहीं, 3 लोग हैं, ये आलिया भट्ट जी हैं, ये अल्लू अर्जुन है, ये कृति सेनन है। इनका नाम याद रखना, और फिल्म का नाम है रॉकेटरी। ठीक है, ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात हो रही है, फिल्म फेयर की बात नहीं हो रही है, गलती से निकल गया था मुंह से। फिर डेथ की बात करें दोस्तों, जो मृत्यु हुई है कुछ विशिष्ट पर्सन, वो उनमें है एक विकास सिन्हा जो परमाणु वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा। बिंदेश्वर पाठक, इनको टॉयलेट मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है, इनकी भी मृत्यु हो गई है। और CR राव जो थे वो गणितज्ञ थे। ठीक, मुझे ऐसा लगता है कि बिंदेश्वर पाठक प्रश्न से संबंधित प्रश्न आ सकता है। ठीक, चलिए इनसे संबंधित भी आ सकता है ना। चलिए अगली खबर देखते हैं दोस्तों। अगली खबर है 2 अगस्त 2023 को अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया। दोस्तों क्या होता है कि साल के शुरू में हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि इस साल हमें इतने संसाधनों की खपत करनी है, लेकिन उन संसाधनों की खपत जो है 31 दिसंबर से पहले ही हम कर डालते हैं। तो जिस दिन हम लोग जो पूर्व निर्धारित संसाधन है उनकी खपत कर लेते हैं, उस दिन को मनाया जाता है अर्थ ओवरशूट डे के रूप में। तो दोस्तों जो हमने तैयारी की थी कि 31 दिसंबर के दिन हम इतने संसाधनों का उपयोग करेंगे या 31 दिसंबर तक इतना संसाधन खर्च करेंगे, वो 2 अगस्त तक ही खर्च हो गया या उपभोग कर लिया गया। ठीक है, फिर दोस्तों एक है उन्मेष व उत्कर्ष। ये एक महोत्सव है साहित्य एवं संस्कृति से संबंधित, जिसका आयोजन किया गया भोपाल मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका नाम है। क्या नाम है? उन्मेष व उत्कर्ष। ये क्या है? साहित्य एवं संस्कृति का महोत्सव है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों। 2 दिवस याद रखिएगा क्योंकि अगस्त की बात कर रहे हैं। 9 अगस्त के दिन मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस और 10 अगस्त के दिन मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस। ठीक है, 9 अगस्त के दिन विश्व आदिवासी दिवस और 10 अगस्त के दिन विश्व जैव ईंधन दिवस। इसका मैं क्या इमेज लगाता बताइए, इसलिए ब्लैंक है ना। चलिए फिर दोस्तों अगली खबर है सेमीकॉन इंडिया 2023, जिसका आयोजन किया गया गांधीनगर, जो कि है गुजरात में। ठीक, और इसका क्या नाम था? सेमीकॉन इंडिया। दोस्तों आने वाला समय जो है वो सेमीकंडक्टर का है और इसके लिए भारत सरकार अथक प्रयास कर रही है। उसी प्रयास का ये एक हिस्सा है सेमीकॉन इंडिया। यहाँ पे सेमीकंडक्टर से संबंधित जो संभावनाएं हैं और इकोसिस्टम, इन सबकी चर्चा की गई है। कहाँ? गांधीनगर गुजरात में। कब से कब तक? 28 से 30 जुलाई 2023 के बीच। सीधा प्रश्न बन सकता है सेमीकॉन इंडिया का आयोजन कहां किया गया। ठीक है, चलिए अगली खबर दोस्तों। अगली खबर है मालाबार 2023। ये क्या है? ये है युद्धाभ्यास। ठीक है, जो मालाबार 2023 युद्धाभ्यास है उसके 4 देश हैं। ये भारत का झंडा तिरंगा, ये जापान का झंडा, ये ऑस्ट्रेलिया का, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का, और ये देखिए जहाज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि नौसेना से संबंधित युद्धाभ्यास है। इसमें कौन कौन से देश हैं? भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक, जो मालाबार युद्धाभ्यास है जो कि नौसेना से संबंधित है, उसका आयोजन किया गया सिडनी तट पर। अब सिडनी कहां है? सिडनी है ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन ये बन सकता है कि मालाबार युद्धाभ्यास में कौन कौन से देश शामिल होते हैं। 2023 का मालाबार युद्धाभ्यास कहां आयोजित किया गया? सिडनी तट पर। ठीक है, 4 देश है, याद रखिएगा दोस्तों। अगली खबर है ब्राइट स्टार। क्या है ये ब्राइट स्टार? दोस्तों ये बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास से मिस्र की मेजबानी में आयोजित किया गया था, जिसमें तीनों सेनाओं ने भाग लिया था। ठीक, प्रश्न कैसे बन सकते हैं कि ब्राइट स्टार क्या है? ब्राइट स्टार क्या है? बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास
किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? मिस्र की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर दोस्तों अगली खबर है ऑस इंडेक्स, नौसेना का सैन्य अभ्यास है, भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में ही आयोजित किया गया। ध्यान दीजिएगा, जो ऑस इंडेक्स है उसमें केवल भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं रहती हैं, जबकि मालाबार में चारों देशों की सेनाएं रहती हैं। कौन सी सेनाएं? नौसेना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। दोस्तों अब आ जाते हैं स्पोर्ट्स पे। स्पोर्ट्स जिसे हिंदी में कहते हैं खेल, है ना। चलिए, उसमें पहली खबर है भारत व वेस्टइंडीज के बीच T20 सीरीज खेली गई, जिसे 3-2 से जीत लिया भारत ने। कोई मतलब नहीं है। लास्ट के 2 मैच अमेरिका में खेले गए थे, इसलिए ये न्यूज है चर्चा में, है ना। अमेरिका इज द बिगेस्ट मार्केट, उसके लिए जो है सब कुछ चर्चा बन जाता है। लेकिन भारत में क्रिकेट होते रहते हैं, तो ठीक है। अब तो आपको याद ही हो गया कि 3-2 से भारत ने जीत लिया किसको? वेस्ट इंडीज को हराकर। ठीक है, ये एक न्यूज थी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों वो ये है कि महिला फीफा विश्व कप जो आयोजित किया गया वो कहां किया गया? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ठीक है, इसका विजेता कौन था? इसके विजेता थी स्पेन की महिलाएं। किसको हरा के? इंग्लैंड को हरा के। और जो एताना बोनमती थी, इनको गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया। जो एताना बोनमाती थी, इनको गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया, जो कि एक फुटबॉल स्पेनिश महिला फुटबॉल खिलाड़ी। हम इनमें कौन है मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। ठीक है, तो ये स्पेन की टीम है। प्रश्न कौन सा बन सकता है हमसे? प्रश्न ये बन सकता है कि फीफा महिला विश्व कप का आयोजन किन देशों में किया गया? तो कहां किया गया? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ठीक, विजेता कौन रही? विजेता रही स्पेन की टीम। किसको हरा के? इंग्लैंड को हरा के। ठीक, और जो गोल्डन बॉल का अवार्ड है वो किसे मिला? वो मिला एताना बोनमाती को। ठीक है, ये खबर याद रखिए। दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं कि पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया चेन्नई में। चेन्नई जो कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य की राजधानी है, वहां आयोजित किया गया क्या? पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप, और जिसके फाइनल में भारत ने मलेशिया को हराकर खिताब जीत लिया। ठीक, प्रश्न क्या बन सकता है? प्रश्न यह बन सकता है कि पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा? भारत रहा। कहां खेला गया? चेन्नई में खेला गया। ठीक है, चलिए अगली खबर। दोस्तों अगली खबर है फीडे विश्व कप अजरबैजान बाकू में आयोजित किया गया, और फाइनल में मैग्नस कार्लसन ने क्या किया? आर प्रज्ञानंदा को हरा दिया। ठीक है, ये भारत के हैं। ठीक है, दुख तो है बट क्या करें। ये है आर प्रज्ञानंदा और ये है कार्लसन, और ये है नॉर्वे के। ठीक, मैग्नस कार्लसन। चलिए, दुख वाली बात है तो ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, है ना। चलिए अगली बात। अगली खबर है दोस्तों विश्व सॉरी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 से संबंधित। ठीक, इसका आयोजन किया गया था कहां? डेनमार्क में। ये देखिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप अगस्त में कोपेनहेगन डेनमार्क में। ठीक, रॉयल एरिना में आयोजन किया गया। ठीक, इसके विजेता थे कुनलावुत वितिदर्शन। ये कहां के थे? ये थाईलैंड के थे। फीमेल विजेता रही आन से यंग, साउथ कोरिया की। ठीक, इनका नाम याद हो सके तो याद कर लीजिए, लेकिन इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है HS प्रणय। ये भारतीय हैं। ठीक है, HS प्रणय। और इन्होंने क्या जीता? कांस्य पदक जीता। किसमें? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में। आयोजन किया गया डेनमार्क में। विजेता थाईलैंड के थे, महिला विजेता कोरियन थी, लेकिन HS प्रणय क्या किया इन्होंने कांस्य पदक जीता। ठीक है, चलिए अगली खबर। दोस्तों अगली खबर है कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित की गई। ठीक है, और जिसमें नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने गोल्ड प्राप्त किया। किसमें? जेवलिन थ्रो में। जब से इन्होंने स्वर्ण जीता है तब से लोग जानने लगे हैं कि जेवलिन थ्रो क्या है। तो एक बार और जान लीजिए, क्योंकि
इसी जेवलिन थ्रो की बदौलत हमको विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण मिला है। और उसके बाद नीरज चोपड़ा जो है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले प्रथम भारतीय भी बन गए हैं। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? कौन है? नीरज चोपड़ा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों। अगली खबर उसी चैंपियनशिप से संबंधित है कि 2025 की विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो दोस्तों आयोजन किया जाएगा जापान में, है ना। और जो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था उसमें देशों की रैंकिंग क्या थी? उसमें देशों की रैंकिंग थी पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पर कनाडा और तीसरे स्थान पर स्पेन। और दुख की बात है कि भारत का स्थान 18वां रहा, है ना। हर 5वां व्यक्ति विश्व का भारतीय है, लेकिन अवार्ड में हम 18वें नंबर पर हैं। बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, ये याद रखिएगा क्या कि जापान में आयोजित की जाएगी। और ये अभी वाली कहां की गई? अभी वाली हंगरी के बुडापेस्ट में। ठीक है दोस्तों, आखिरी खबर है कि विश्वविद्यालय खेल 2021 से संबंधित जो थे, जो कि 2023 में आयोजित किए गए, कहां? चीन में, क्योंकि इस टाइम कोरोना चल रहा था। तो इसमें जो रैंकिंग रही वो पहले स्थान पर चीन की रही, दूसरे स्थान पर जापान की रही और तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया की रही। और भारत का स्थान यहां भी 7वां रहा। ठीक है, चलिए विश्वविद्यालय जो खेल थे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उसमें जो भारत की रैंकिंग रही वो 7वीं रही और जो प्रथम स्थान रहा वो दोस्तों रहा चीन का, है ना। चलिए दोस्तों, यहां पे लिखा धन्यवाद, मतलब ये हुआ कि अगस्त 2023 का करंट अफेयर हमारा यहां पर पूरा होता है। मिलते हैं सीरीज के अगले वीडियो के साथ। आपको अगर इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश लगती है तो निश्चित तौर पर कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।